हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ नए कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम परसेंटेज से रिलेटेड उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और भी कुछ रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे और नए टाइप के कुछ क्वेश्चन थे वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। तो लेते हैं पहले एक एग्जांपल। आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राम व मोहन एक परीक्षा में बैठे यदि उन दोनों के प्राप्तांकों में 60 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो दोनों के प्राप्तांक हैं उनके प्राप्तांक में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है प्राप्तांक में वो दे रखा है आपका 60 का। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह अंतर जो ये डिफरेंस है ये 30% के बराबर है। जो ये डिफरेंस है ये परसेंटेज में किसके बराबर है? 30% के बराबर। आगे कह रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा में अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? ठीक है, तो आपके कितने नंबर की आपके एग्जाम थी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए जो ये डिफरेंस यहाँ पे भी ये डिफरेंस है जिसको हमें 60 दिया हुआ है और ये परसेंटेज में भी 30% दे रखा है। तो दोनों है तो एक ही चीज, तो कैसे लिख रखा है? जो 30% की वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको? 60। क्लियर है? तो हमें वैल्यू निकालनी है 60 है जो 30% की वैल्यू है और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, 100% का मतलब हो गया कि जो आपका कंप्लीट जो आपके एग्जाम है, जो पूर्णांक हैं जो आपके एग्जाम के, वो हो जाएंगे 100। अगर 30% उसके क्या है कि उनका जो डिफरेंस है, तो यहाँ से 30 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कट जाएगा 2 बार और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये सवाल पूछा गया है आपके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, 38% उसको मार्क्स प्राप्त करने थे उसे एग्जाम में पास होने के लिए, परंतु उसने 30% अंक ही प्राप्त किए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके जो अंक प्राप्त करने थे वो थे 38%, लेकिन उसने परीक्षा में 30% अंक ही प्राप्त किए। 30% अंक उसने क्या किए? प्राप्त किए और वह 12 नंबर से फेल हो गया। 12 अंक से वह फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है पूर्णांक। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको एक ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे। तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पे, अब ये जो है आपका टोटल नंबर है उसका 38% रहा और ये है जो आपके कितना है? 30% रहा। तो अगर वो 38% मार्क्स लाता, अगर छात्र 38% मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसके मार्क्स आए 30%। मतलब क्या है कि इससे तो कुछ मार्क्स कम आए। अब वो मार्क्स कितने कम आए? यहाँ पे तो आए 8%, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वह कितने नंबर से फेल हो जाता है? वह 12 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब परसेंटेज में तो वो 8% से फेल हुआ है, लेकिन जो वैसे फेल हुआ है वो कितने से फेल हुआ है? 12 नंबर से फेल हुआ है। तो जो 8% है ये किसकी वैल्यू है? आपके 12 की। आगे क्लियर समझ में? तो हमें यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 है आपकी जो वैल्यू है वो 8% की और हमें निकालनी है 100% की। 100% की वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? आपका कंप्लीट पूर्णांक आ जाएगा। तो कंप्लीट पूर्णांक आ जाएगा। तो इसको थोड़ा देखिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, ये 2 बार कट गया, और 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, और 25 को जो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आ जाएगा, 150। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप क्वेश्चनों को
मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और उसमें साथ साथ क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें से आप क्वेश्चन को देखिए और पहले यहाँ पे सॉल्व कराने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए उसको। उसके बाद में यदि आपसे नहीं होता क्वेश्चन तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वही सेम सवाल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है यहाँ पे। 28% अंक प्राप्त करता है तो वो कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 14 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और यदि वो 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 18 अंक अधिक ले आता है। अब यहाँ पे ये इसके जो मार्क्स हैं ये क्या हो गए? 18। ये परसेंटेज नहीं है, ये 18 नंबर इसके क्या है कि जो आपके प्राप्त अंक जो इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है यहाँ पे कि इतने पे पास होना, उससे 18 नंबर उसके ज्यादा आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? उसके बाद में कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक कहीं यहीं पे लाई करेगा, उत्तीर्णांक जो उत्तीर्ण अंक हैं वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और आपको पूर्णांक मतलब जो टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम के, तो ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। आगे होगा समझ में आपको? तो देखिए क्वेश्चन को। अब जो ये अगर 28% मार्क्स प्राप्त करता है तो वो 14 से फेल होता है, और 32 करता है तो 18 नंबर उसके अधिक आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं 32 का और 28 का, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 4% आ रहा है क्या? 4% आ गया। और अब यहाँ पे देखो ये वाला, अब ये देखो इससे तो इधर 18 नंबर ज्यादा है, इससे इधर 14 नंबर ज्यादा है, तो जो टोटल कितना हो गया? अब यहाँ पे इनका डिफरेंस नहीं लेना, यहाँ पे इनका डिफरेंस इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये उत्तीर्णांक से हम ले रहे हैं, उत्तीर्णांक से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो ज्यादा और कम के लिए बोल रहा है, तो इसलिए तो हमने इनका क्या डिफरेंस ले लिया। लेकिन जो हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वैल्यू, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है, तो इसलिए हमने क्या है कि दोनों को जोड़ देना है। अब डिफरेंस किस केस में लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे डिफरेंस किस केस में लेते हैं। डिफरेंस हम उस केस में लेते यदि जो ये 14 मार्क्स है ये भी इधर ही साइड होते, मतलब जो रेस्पेक्ट है वो एक ही साइड होता, कि ये ऐसे कि जैसे क्वेश्चन बोलता यदि 28% मार्क्स प्राप्त करता है तो वह 14 नंबर अधिक लाता है, और 32 नंबर प्राप्त करता है, 32% मार्क्स प्राप्त करता है तो वह 18 मार्क्स अधिक लाता है। तो दोनों अधिक अधिक हो या फिर दोनों कम कम हो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? दोनों अधिक अधिक क्वेश्चन में दिया हो या फिर दोनों कम कम क्वेश्चन में दिया हो, तो उस केस में हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। किनका? जो आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस उसी केस में लेना है। नहीं तो आपको क्या है कि केवल जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस लेना है। और यदि ये इस लाइन के जो आपकी जो ये लाइन है उत्तीर्णांक के एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो हमें क्या है कि दोनों को जोड़ देना है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर तो हो गया आपका 32, दोनों को जोड़ दिया मैंने। क्यों जोड़ दिया बता दिया मैंने आपको, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 4% का, 4% का आपका डिफरेंस आ रहा है। अब हमें वैल्यू निकालनी है टोटल कितना, जो उत्तीर्णांक हो, जो आपका पूर्णांक है वो तो 100% होता है, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 4 से काटा मैंने इसको, कितनी बार कटेगा ये? 8 बार, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, तो आपका आ जाएगा आंसर 800। ठीक, 800 आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। पूर्णांक कितने? लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है आपसे। क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपका उत्तीर्णांक भी कैलकुलेट कीजिए, उत्तीर्णांक क्या है। तो उत्तीर्णांक कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, उत्तीर्णांक कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। या तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए 32%, या फिर आप 28% कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको 800 दिया है उसका। तो अब जैसे मैं 32% निकाल लेता हूँ 800 का, तो 800 का अगर मैंने 32% निकाला तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सीधा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 24, 240 और 16, 256 बन गया। 256 बन रहा है। ये क्या बन रहा है? 256 है जो यहाँ पे वैल्यू बनती है, लेकिन ये उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है? ये है 18 ज्यादा,
256 है वो उत्तीर्णांक से 18 ज्यादा है, तो आपका उत्तीर्णांक कितना हो गया, 18 कम हो गया। तो मतलब 256 है, इसमें से मैंने 18 माइनस किया, तो आपका क्या वैल्यू बन जाएगी, 238, 238 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, 800 और 238। क्लियर? दोनों आंसर हो जाएंगे आपके 800 और 238। आगे समझ में आपको? तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं और उसके बाद में है 36% सैनिक हैं वो आपके अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि 49% सैनिक तो बोलते हैं आपके हिंदी और आपके 36% हो गए सैनिक वो बोलते हैं आपके इंग्लिश, और जो 15% है वो बोथ, मतलब दोनों भाषा बोलते हैं। तो अन्य भाषा बोलने वालों का सैनिकों का जो प्रतिशत है वो कितना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिया हिंदी, ये लिया आपका इंग्लिश, ये हो गया बोथ, और ये हो गया आपका टोटल। क्लियर? तो अब जो आपके हिंदी वाले हैं वो हैं आपके 49%, आपके अंग्रेजी वाले हैं वो हैं आपके 36, और जो 15% है वो ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब इसमें से क्या है कि 15% तो क्या है कि कॉमन है, जो दोनों बोलेंगे, तो आपके टोटल क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक मैंने इधर दिया तो ये 50 हो गया। क्लियर? 50 और 30 आपका 80 और 85 बन रहा है आपका ये टोटल। 85 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो आपकी ये बन जाएगी वैल्यू आपकी 70। तो 70% तो ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे। तो वो ऐसे बंदे कैसे हैं, कितने हैं वो आपके टोटल 70%। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो हिंदी मतलब अन्य भाषा बोलने वाले, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति है, उनकी आपको संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जो ना तो हिंदी बोले ना अंग्रेजी, मतलब कोई अन्य भाषा बोले। तो वो कैसे निकालेंगे कि जो आपका ये 70 है और ये वाला है, इसका सम हमेशा आपका 100 होता है, मतलब टोटल जो भी आपका नंबर है। तो 70 तो आपका टोटल हो गया, लेकिन जो ये है 30 बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा। जो आपके अन्य भाषा बोलने वाले हैं जो व्यक्ति हैं वो 30 हैं, 30%। अब मैंने ये 100 में से माइनस इसलिए किया क्योंकि मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये टोटल नंबर दिया होता मुझे, जैसे ये टोटल इनका 500 दिया होता, तो मैं 500 में से माइनस करता यहाँ पे जो भी वैल्यू आती उसको। तो लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ परसेंटेज में है, सब कुछ परसेंटेज में है, इसलिए मैंने जो आपका 100% है उसमें से मैंने 70% माइनस कर दिया। तो आपके 30% ऐसे बंदे आ गए जो आपके न तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब अन्य भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके 30% है। क्लियर? ये कंसेप्ट को एक बार दोबारा समझिए, एक अगले क्वेश्चन में आपको ये क्लियर करता हूँ ये कंसेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट ले लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्यालय में 90% छात्र हैं वो आपके अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखिए 90% छात्र हैं वो आपके अंग्रेजी बोलते हैं, और आगे कह रहा है कि 85% छात्र आपके मैथ, 85% छात्र हैं जो आपके अंग्रेजी बोलते नहीं, अंग्रेजी में सफल होते हैं। मैथ को कैसे बोलेंगे? क्लियर? तो अंग्रेजी में जो सफल विद्यार्थी मतलब जो पास हुए हैं वो विद्यार्थी हैं आपके 90%, और जो आपके मैथ में जो सफल हुए हैं वो है आपके 85%। आगे देखिए जो 150 छात्र हैं वो दोनों विषयों में सफल होते हैं। जो आपके जो 150 छात्र हैं वो क्या है कि आपके बोथ। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके ये नंबर दे दिया है,
150। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये तो है आपकी परसेंटेज वैल्यू और वो है आपकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज को परसेंटेज के साथ सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। मतलब ये हो गया इंग्लिश में, ये तो है इंग्लिश में सफल छात्र। अगर इंग्लिश में सफल छात्र 90% है तो असफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसके भी असफल निकाल लेंगे, और ये जो बोथ जो टोटल जो दोनों में है, तो दोनों में असफल छात्र हैं उनको भी हम कंबाइन करके निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज कह दी कि जो दोनों विषयों में छात्र, कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, तो अब देखिए जो ये वैल्यू है आपकी जो बोथ की, ये है आपकी 0। इस 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तो आपके 10% आ गए, जो अंग्रेजी में पास 90% है तो 10% आपके अंग्रेजी में फेल हो गए। ऐसे ही मैथ में पास तो आपके 85% है, फेल हो गए आपके 15%। ठीक है, तो टोटल फेल आपके 25% हो गए। अगर ये 25% है तो हम निकाल लेंगे, ये मैंने बताया था आपको कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का सम आपका 100 होता है। अगर ये 25% है तो ये आपका 75% हो गया, और ये 75% है तो ये आपका कितना हो गया 100। ये अगर ये 0% है तो वो आपका 100% हो गया। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब जो आपका ये है ना 100, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन में कुछ दिया भी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो दोनों पास होते हैं वो तो यहाँ पे हमारे अनुसार है 75%, लेकिन उसने क्वेश्चन में भी दिया है कि वो 150 छात्र हैं जो पास होते हैं। तो 75% की वैल्यू है आपके पास 150, तो 150 जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी 75% की, और हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है 100 की। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 75 से 2 बार जाएगा तो जस्ट डबल है वैल्यू, मतलब क्या है कि 200 मतलब क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो आपके विद्यालय में, तो 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा आई होप। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 2500 लोग टोटल दे रखे हैं, जिसमें से क्या है कि आपके केवल 60% लोग तो क्या है कि सेविंग करते हैं, और यदि 30% लोग बैंक में, अब ये तो है सेविंग करने वाले, है ना, और इसमें से भी क्या होगा कि जो ये भी बंदे हैं, अब इसका मैं 30% निकाल लूं, क्लियर तो यही रहेगा। तो आपके 30% लोग बैंक में शेयर करते हैं और 38% लोग आपके डाकघर में सेविंग करते हैं, और शेष लोग बचत में शेयर करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो अगर ये 2500 का 60% निकाला, 2500 का 60% हो जाएगा आपका 3/5। 3/5 60% का मतलब 3/5 वैल्यू। 5 की यूनिट है आपकी 2500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, 1500। क्लियर? 1500 हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो इस तरीके से 5 यूनिट की वैल्यू 2500 है, और आपकी 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये 1500 हो गई ना। तो 1500 स्टूडेंट हैं, 1500 आपके व्यक्ति हैं जो क्या है कि आपकी सेविंग करते हैं। अब इस 1500 में से क्या क्या बोला है आगे कि 30% लोग तो बैंक में शेयर करते हैं, और 32% लोग आपके डाकघर में सेविंग करते हैं। तो अब क्या है कि इस सेविंग में से टोटल तो 100% होना चाहिए, तो कितना बचा 30% और 32% तो आपका 62% हो गया, लेकिन अब वैल्यू कितनी बची आपकी 38%, मतलब 38%। तो ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग है। तो ये वाले व्यक्ति हैं वो क्या है कि शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या मतलब जो 38% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो आपको 1500 को मल्टीप्लाई करना है सिंपल 38 से, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो 38% की ये 0 से ये 0 चला जाएगा आपका, तो 45 और 120,
ठीक है, तो 570 आपकी आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इसमें जो शेयर धारकों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपके पास 570। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि क्वेश्चन कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। ठीक है, तो इसने ये सब कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है जो किस किस तरीके से खर्च करती है राधा। तो यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 100%। अब इसमें से देखो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया, 40% तो भोजन पे कर दिया और 20% मकान के किराए पर, तो 60% तो यही हो गया, और 10% मनोरंजन और 10% व्यय पर, तो 80% उसने क्या है कि खर्च कर दिया। क्लियर है? तो अब उसके बाद में टोटल अब उसका बचा कितना होगा, 20% वैल्यू बची होगी आपके पास, उसके पास वैल्यू बची होगी 20%। अब जो उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार जो बचत है वो है 1500 है 20 यूनिट की वैल्यू, तो हमें निकालनी है उसका मासिक वेतन। मासिक वेतन तो उसका 100, बचत 20 है, 1500 उसके अनुसार बचत है, लेकिन 20% उसकी बचत हुई है परसेंटेज में। टोटल 100% उसकी सेविंग उसकी इनकम होगी, वो इनकम को इस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से तो 1 0, 2 से कट जाएगा आपका 75, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 7500 आ जाएगा, 7500। तो 7500 उसकी क्या है कि इनकम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर? डी ऑप्शन हो गया आपका इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 10% तो मकान का किराया दे दिया, तो अब उसके पास सैलरी कितनी बची, 90%। ठीक है, 10% किराया दे दिया तो 90% उसके पास सैलरी बच गई। शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब जो ये शेष वेतन है इसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा तो 80% तो बचाएगा ना, तो 80% इसका बचा लिया उसने। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। 25% उसने खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 75%। 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4 लिख दो। क्लियर? खर्च करने के बाद उसके पास इतने शेष बचते हैं, हमारे अनुसार ये शेष बचा है और क्वेश्चन के अनुसार क्या शेष बचा है, 3645। इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखिए किस किस से कट रहा है, देख लेते हैं। 2 0 से तो 2 0 चला गया। अब देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से काटा मैंने इसको एक बार, 9 से कट जाएगा आपका 9 3 27, 9 चौके 36 जा रहा है ना, 4 बार तो ये गया और 0 और 5, 405 बार गया आपका। उसके बाद मैंने क्या है कि 3 से डिवाइड किया उसको, 3 से डिवाइड किया तो 3 से जा रहा है, देखो आपका 13 3 39, एक बच्चा और 15, ये वैल्यू बन गई, तो 3 भी यहाँ से हट गया, तो ये 4 से ये हट जाएगा 2 बार और 2 से हट जाएगा ये 50 बार। अब 50 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 तो बन जाएगा यहाँ पे। 50 से मल्टीप्लाई करने के बजाय या फिर 2 से डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 6 और 25, 6 2 25। ठीक है, 6 यहां से बन जाएगा, एक बचा 15 7 और फिर 15, 6750। तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे किया है, मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है यहाँ पे। तो जैसे कि ये 50 है, 50 मतलब 5 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक ही तरीका है, या तो आप 5 से डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या है कि उसको 5 को कैसे लिख दो, 10/2, मतलब 2 का भाग दे दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने किया है, 1350 बना, उसमें मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया मैंने तो क्या बन गया, 13 में तो बन गया 6 और वहां से जो आपका 15 बना, 15 से बन गया आपका 150, 150 से 75 बन गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में क्या कह रहा हूं मैं। ये सब कुछ किया है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सेम कंसेप्ट। कैलकुलेशन वाले चैप्टर में मैंने ये आपको डिस्कस किया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां से देख लें।
जैसे किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और या फिर 125 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई तो करना आता ही है कि 5 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक लड़के द्वारा जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत, क्वेश्चन में कह रहा है कि x उसकी मैंने राशि मान ली, 80% एक साथी को देने के पश्चात उसकी बची जो राशि है 20% बची होगी उसके बाद में, क्लियर। 6% दूसरे साथी को देने के पश्चात 6% दूसरे साथी को दे दिया तो 94% बची होगी अब उसके पास, 47 पैसे शेष बचते हैं। अब क्वेश्चन में आंसर देखो, जो आपका जो आंसर आ रहे हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये रुपयों में दिए हुए हैं, रुपयों में दिए हुए हैं। तो आप जो ये 47 है इसको भी पैसे है तो इसको भी रुपयों में बदल लो, तो 100 से डिवाइड कर दो। आ गया समझ में, 100 से डिवाइड किया तो अब देखिए ये 100 से तो ये 100 हो गया, तो ये 47 से 2 बार, 47 से 2 बार दे गया, और ये यहाँ से ये कट गया। और अब देखो ये 2 से ये 5 बार, 5 उधर जाएगा 2 नीचे जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5, तो आपकी ये हो गया 2.5 रुपया। ठीक है, 2.5 रुपया हो गए इसकी जेब खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो इस तरीके से यहाँ पे करने के कई तरीके हो सकते हैं, बेस्ट यही रहता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे कहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। जैसे उसने यहाँ पे 80% खर्च बोल दिया था, तो उसके पास कितना शेष बचा होगा 20%। अब उसके बाद में बोला उसने कि 6% और खर्च हो गया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया, दूसरे साथी को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास 94%। अब जो ये राशि है इसका 94%, क्लियर। तो इसलिए मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद जो बचा है इधर वो लिख दो। सिंपल सा तरीका रहता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो आप फिर एक बेसिक ये भी है कि आप जैसे कि आप 100% मानो, 100 में से मैंने मान लिया कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था 80% खर्च किया है, 20% बचा, फिर 20% का आगे करो, 6% खर्च किया, 94% बचा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो बेस्ट रहता है वो वाला तरीका, एक ही लाइन में हो जाता है आपका सवाल पूरा। ठीक है, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना करना चाहिए, जहाँ पे टाइम बच रहा है बचाना चाहिए। आगे देखिए, अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूँ जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वैल्यूज गिवन होती है, इन फॉर्मूले में डायरेक्ट आप जो वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूले क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि पहले का मूल्य, या फिर आपसे बोलेगा कि वास्तविक मूल्य। ठीक है, एक तो ये लैंग्वेज मिलेगी आपको। दूसरी लैंग्वेज क्या मिलेगी आपको, क्वेश्चन में मिलेगी आपको कि बाद का मूल्य, या फिर आपसे पूछेगा वो कि वर्तमान मूल्य। दोनों लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझिए, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इसको ध्यान में रखना है कि पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य, बाद का मूल्य या वर्तमान मूल्य, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। और जौन सी चीज पूछे, ये वाली पूछे तो ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये वाले पूछे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या है ये लिख देता हूं मैं आपको। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका राशि बटे कम या फिर अधिक, राशि कम अधिक मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, या फिर कमी। और नीचे देखिए, अगर आपकी वृद्धि दे रखी है तो 100 में प्लस कर देंगे, और यदि कमी दे रखी है तो माइनस कर देंगे। आगे समझ में। तो क्वेश्चन में क्या है कि यदि आपकी वृद्धि दे रखी है तो परसेंटेज में 100 में ऐड कर देंगे प्लस, और कमी दे रखी है तो 100 से माइनस कर देंगे। क्लियर। दूसरा यही फॉर्मूला है आपका, सेम, थोड़ा सा चेंज है इसमें, राशि अपॉन कम या फिर अधिक, मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, परसेंटेज में वृद्धि
या फिर कमी बटे 100। बस डिफरेंस यही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो डिवाइड किया है वो यहाँ पे 100 से किया है, और यहाँ पे जो डिवाइड किया है वो 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी से डिवाइड किया है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि पहले का मूल्य पूछे या वास्तविक मूल्य पूछे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा राशि बटे कम या अधिक मल्टीप्लाई परसेंटेज वृद्धि या कमी को डिवाइड करना है 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। प्लस माइनस का कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। अगला देखिए, बाद का मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य पूछे तो राशि कम या अधिक मल्टीप्लाई परसेंटेज वृद्धि या कमी डिवाइड करना है आपको 100 से। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कम अधिक राशि ये क्या सब चीज है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये वाला मिटा देता हूँ आपका, और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो मूल्य में वृद्धि से पहले पहले का मूल्य 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि पहले की बात कर रहा है, मूल्य में वृद्धि से पहले, तो पहले का मूल्य ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक, तो देखिए अब जो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ये 40 है आपकी राशि। ठीक है, तो 40 मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक, और जो आपकी आगे बोल रहा है कम या अधिक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे कम खरीद पाता है 4 आम, तो बटे में 4। कम अधिक का मतलब समझ में आ गया, कम अधिक कैसे पहचानना है क्वेश्चन में। उसके बाद में देखिए जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, अब वो परसेंटेज में वृद्धि दी है 20% की, तो 20% की वृद्धि दी है, तो 20 को यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब वृद्धि दी है तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव लेना है, तो 20 को मैं जब ऐड करूंगा तो 120 बन जाएगा। 40 से कट जाएगा 3 बार। अब मल्टीप्लाई, चलो स्कोर काट लेता हूं मैं, ये 10 बार और ये आपका 2 बार, तो बन गया आपके पास वैल्यू 10 बटे, और भी कटा है क्या आपको, हाँ ये एक बार और कट जाएगा 5 बार, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 5/3। ठीक है, अब 5/3 क्या आया है ये भी ध्यान देने की बात है। ये आपकी आई है, जैसे कि जो अब क्वेश्चन में देखिए एक आम के बारे में बोल रहा है ना, तो एक आम का मूल्य। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि जो आपके पास ये वैल्यू मिली है ये क्या है। ये क्या है कि आपकी पर यूनिट की जो है मूल्य है, पर यूनिट की जो प्राइस है वो है। अब यहाँ पे जो अब आम की बात कर रहा है तो आपके एक आम का मूल्य हो गया। लेकिन अगर जैसे ये बात करता कि चावल की बात करता कि जैसे चावलों की 15 किलो चावल या फिर कुछ ऐसे टर्म में कुछ दिया होता या गेहूं जो भी कुछ, तो उसमें क्या हो जाता कि ये 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं, उस टाइप में उसका आंसर आ जाता। अगर ये ग्राम में बात करता तो ये 1 ग्राम की वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो मतलब क्या समझ बैठा, मतलब ये समझ बैठा कि जो आपके पास ये वैल्यू आई है ये तो रुपए में या फिर जो भी है, लेकिन ये है पर यूनिट के साथ, पर यूनिट की वैल्यू आई है आपकी। अब क्वेश्चन में पूछा है एक आम का मूल्य तो पूछा नहीं उसने पूछा 15 आमों का मूल्य, तो 15 आमों का मूल्य पूछा तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 आमों का मूल्य निकालने के लिए जो आपका एक आम का जो मूल्य है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो अब ये बन जाएगा 5, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 रुपए। तो 15 आमों का मूल्य आपके पास कितना हो गया कि 25 रुपए हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये है आपका सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चाय के भाव में वृद्धि होने से 25% की वृद्धि दे रखी है। एक व्यक्ति 600 रुपए में, तो 600 रुपए 3 किलोग्राम चाय कम खरीद पाता है, 3 किलोग्राम चाय कम खरीद पाता है, और चाय का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि वास्तविक मूल्य पहले का मूल्य, तो मतलब ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, अगला फॉर्मूला लगेगा। अगले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो परसेंटेज में वृद्धि या कमी लिखी, यहाँ पे केवल क्या लिखना है 100 लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 600 रुपए की तो राशि हो गई, कम या अधिक 3 हो गया। क्लियर, तो आगे का है कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि है तो 25 और बटे 100,
100 क्यों लिया है मैंने, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, ध्यान रखना। तो 25 से कट जाएगा 4 बार, और ये अब देखो 3 से कट रहा है क्या आगे, 3 से कट रहा है ये 200 बार, और 4 से कट जाएगा ये 50 बार। तो आपका आंसर आ गया 50। ठीक है, तो चाय का वर्तमान मूल्य क्या हो गया, 50 रुपए। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, एक और कह रहा है क्वेश्चन में कि चीनी के भाव में 20% की कमी होने से, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपए में, 400 रुपए में, ठीक है। अब ये तुरंत पहचानना है क्वेश्चन में कि राशि कौन सा है, कम या अधिक क्या है, और परसेंटेज में वैल्यू है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो 400 रुपए में कितना कम खरीद पाता है या अधिक खरीद पाता है, 5 अधिक खरीद पाता है, और 20% की कमी है, 20% की कमी है तो 20 लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है, पहले वाला पूछा है बाद वाला पूछा है, देखो चीनी के पहले और वर्तमान मतलब दोनों पूछा है, तो पहले दोनों निकाल लेते हैं। पहले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस कमी या वृद्धि, सॉरी वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। अब क्वेश्चन में कमी दिया तो माइनस कर देंगे, 80 बन गया। एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू सेम ही होगी लेकिन क्या हो जाएगी, 400 बटे 5 मल्टीप्लाई 20 बटे 100। ठीक है, दूसरे में क्या है कि जो बाद का मूल्य निकालते हैं, वर्तमान मूल्य निकालते हैं, उसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस वृद्धि या कमी नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, केवल 100 से डिवाइड करते हैं। तो केवल 100 से मैंने वहाँ पे डिवाइड कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे, दोनों का डिफरेंस लेना तो पहले वैल्यू तो कैलकुलेट कर लो। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 20 से कट गया 4 बार, 4, अब ये कितना हो गया 20, और 20 से ये 20 हुआ, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 20 रुपए। इसको भी देख लो, 2 जीरो से तो 2 जीरो, 5 से ये 4 बार, और 4 को 4 से किया तो 16, 16 इधर आ गया 20। दोनों का डिफरेंस लेना, क्वेश्चन में यही पूछा है कि पहले और वर्तमान मूल्य में जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आपका कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 4 रुपए। जो पहले के मूल्य में और बाद वाले मूल्य में जो डिफरेंस आया वो आपके 4 रुपए का अंतर है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें समझ में तो आ रहा है ना कंसेप्ट। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन में करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत रह जाती है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले को समझने में या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, मैं वहां से देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करा दिया करूंगा उसको। ठीक है, तो सब कुछ समझते हुए चलना है, ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं, समझते हुए चलना है। क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट। एक सवाल वो देख लेते हैं इसके बाद में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो देखिए राशि क्या है कि आपके पास 1 रुपए दे रखी है। अब कम या अधिक कितना दिया है, आपके 50 ग्राम दिया है, तो मैं 50 को यहाँ से डिवाइड कर दूंगा। अब आगे देखिए परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10% की कमी दी है, 10% की कमी मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि पहले का मूल्य पूछा है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो 100 माइनस 10 कर दूंगा तो मतलब 90 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 1 ग्राम की है, ये बात भी ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ग्राम से डील कर रहा है, तो ये 1 ग्राम के जो है मूल्य आ गया। आपका 1 ग्राम का कितना मूल्य होगा, तो 1 ग्राम का मूल्य ये है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर। तो 1/450, 450 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो अब ये तो आ गई रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अब 1 ग्राम गेहूं कितने में खरीदा जा रहा है, 1/450। अब देखो 450 को मैंने अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर की साइड, तो आपका 450 तो ग्राम हो गया, और इधर क्या बचा 1 रुपए। तो 1 रुपए में आपका कितना गेहूं खरीदा जाएगा, 450। आगे समझ में। इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया है कि जो आपका पहले तो क्या पूछता था आपका डायरेक्ट कि जो 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 1/450। लेकिन क्वेश्चन में इस बार उसने क्या चेंज किया है कि आपका 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, उल्टा पूछ लिया
रुपए से आपकी मात्रा पूछ ली। पहले मात्रा से रुपए पूछता था, मात्रा से उसका मूल्य पूछता था कि इतनी मात्रा है तो उसका क्या मूल्य होगा, 15 आमों का क्या मूल्य होगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ऐसे ही पिछले सवाल में पूछा था उस चाय का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वो तो ऐसे पूछा था, लेकिन इस पर क्या किया कि आपको रुपए देखकर मात्रा पूछिए कि इतने रुपए में कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से चेंज किया है। आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इससे ये वाला निकाल सकते हैं या इससे ये भी तो निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें, उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो इस फॉर्मूले से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक सवाल और ले लेता हूं मैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपसे चीनी के मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो देखिए कह रहा है कि 16 रुपए में अब वो है जो कितनी चीनी अधिक खरीद सकता है, 4 किलोग्राम चीनी। तो अब ये देखो टोटल 4, लेकिन अब ये देखिए अगर मैंने माना इसको ये x की रेट से खरीदता है, x की रेट का मतलब क्या हो गया, x रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये मैंने इसकी रेट मान ली कि इतने रुपए किलोग्राम आपकी चीनी है। क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि इस मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो जाए, मान लो जैसे 16 रुपए में अब ये जो x की रेट से खरीद रहा था, इसमें यदि 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो जाए तो कुछ ज्यादा मात्रा खरीद रहेगा ना। तो 16 रुपए में आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर ये 16 रुपए में x किलोग्राम प्रति, ये x है जो आपका रुपए पर केजी, ये x है जो आपकी रेट है। क्या है आपकी रेट, रेट मतलब इतने रुपए में इतनी किलोग्राम चीनी, मतलब 1 किलो चीनी की क्या मूल्य है, ये समझ में आ गया। ये आपकी रेट है। अब जो ये रेट है ना, ये रेट ही कम हो गई आपकी, रेट क्या हो गई, कम, 2 कम हो गई, 2 कम हो गई। तो अब रुपए तो 16 ही है उसके, अब 16 रुपए में कुछ ज्यादा चीनी खरीद लेगा, ज्यादा चीनी खरीद लेगा। वो ज्यादा चीनी कितनी है, वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक है। तो ये कहा है क्वेश्चन में कि 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब चीनी का वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। तो चीनी की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। अब कहोगे कि आपने ये फॉर्मूला तो लगाया नहीं, ये फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा जब मेरे को राशि दी हो, कम अधिक दिया हो, परसेंटेज वृद्धि या कमी दी हो। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज जो वृद्धि या कमी दी है ना, वो परसेंटेज में नहीं दी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको जो वृद्धि या कमी दी है वो आपको केवल मात्रा दी है। तो आपकी परसेंटेज वृद्धि या कमी को हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। पूछ तो यही रहा है कि पहले का मूल्य, तो कुछ अलग अप्रोच है इसको करने की, वो देखिए। इतना समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो आपकी 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 16 रुपए में x की रेट से कुछ खरीदता, अब 16 रुपए में x-2 की रेट से खरीदेगा तो क्या कितना अधिक खरीद लेगा, वो 4 किलो अधिक खरीद लेगा। तो अब इसको देखो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कि ऑप्शन के थ्रू जाइए आप। ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप 3 रखिए। यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ इसकी x की वैल्यू, 3 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 तो आंसर होगा नहीं इसका। आगे देखो 5 रखता हूँ, 5 भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो देखो 4 रखा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका नंबर है वो कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए वैल्यू। 4 अगर मैंने रखा यहाँ पे तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मैं इधर भी देख लेता हूँ एक बार। तो 4 रखा तो इधर तो 4 आ गया, इधर 4 रखा मैंने तो 4 - 2 कितना बन रहा है आपका 2। 2 को डिवाइड किया 16 से तो 8, तो 8 - 4 बराबर 4। सेटिस्फाई कर गया ना। तो ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। x - 2 आपका एलसीएम ले लो, 16 कॉमन ले लो, x - 2 यहाँ से आ जाएगा, 16 मैंने कॉमन लिया, x माइनस प्लस हो गया, आपका हो गया x - 2 और ये बन गया x बराबर 4। तो ये इससे ये चला जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो अब 2 से एक बार और काट लो इसको, 8। तो 8 x - 2 इंटू एक्स, ये वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 8। तो ऐसी कब पॉसिबल है, जब आप 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 - 2 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू आसान रहेगा ज्यादा। तो आई होप कि हमने सब क्वेश्चन कर लिए। हाँ, तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे। तो ये वाले क्वेश्चन इतने टाइप के क्वेश्चन हैं,
और भी हमारे जो कोई भी नए टाइप के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसके परसेंटेज के चैप्टर से। ये क्वेश्चन वही है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, मैंने वहाँ से पिकअप किए हैं। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके जो फ्यूचर में जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो इसलिए बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चनों को करिए एक बार दिमाग से, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चनों को ट्राई करने से पहले एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। एक बार जैसे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होता है वीडियो में, तो उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए पहले, और यदि उससे में नहीं होता आपसे तो फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए उसका सॉल्यूशन। तो आपसे ऑब्वियस है, आप देखिए कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो ये बेस्ट तरीका रहता है क्वेश्चन को ट्राई करने का। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।